Hello student, I welcome you in class 12 physics electrostatics lecture number 13th। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। यानी बेसिकली आज का हमारा फोकस होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो पेन एंड पेपर ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। चलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 13 लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक का मतलब आप जानते हैं चार्ज होता है, और डाइपोल, डाई मीन्स दो पोल जो होंगे, मतलब चार्ज के दो पोल्स। ठीक है, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट सम स्मॉल सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन जो कि एक स्मॉल सेपरेशन पे रखा हो, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। लाइक मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक चार्ज लिया, जैसे यहाँ समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक चार्ज लिया मैंने -q, और इससे कुछ सेपरेशन पर यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, दिस इज +q। ठीक, so this arrangement, this group is called, this combination is called the electric dipole। equal and opposite charge का combination placed at some small separation, ठीक, is called the electric dipole। clear है? तो लिख सकते हैं आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो, a combination of equal and opposite charge at small separation is called the electric dipole। मान लिया इस डाइपोल के बीच का डिस्टेंस जो है, जो सेपरेशन है, वो है d। ठीक है, अब इसमें एक नया टर्म आता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट डिफाइंड होता है P = Q, यानी कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस d। तो P = QD, P = QD, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब सुनो बच्चों, ये जो डाइपोल मोमेंट बना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर लिया जाता है, -q से +q की ओर लिया जाता है, -q से +q की ओर। इसको मैंने लिख दिया P, इसके ऊपर लगा दिया एरो। ठीक, तो अपन चाहें तो इसको अगर वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और डायरेक्शन किधर, -q से +q की तरफ। तो यहाँ पर आप वेक्टर लिख दो और बता दो कि वेक्टर d का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, -q से +q की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। इट इज डायरेक्शन इज अलोंग -q to +q। ठीक है, आप डेफिनेशन यहां से दे सकते हैं डाइपोल मोमेंट का, कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट, this is called dipole moment। dipole moment and it is a vector quantity। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब सुनो बच्चों, यहीं पर एक नई बात सीखते हैं। जैसे सपोज करो कि हमको अगर कोई ये दे रखा है, दिस इज -q एंड हियर इज +2q, 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो क्या ये डाइपोल है? ऐसा लग रहा है कि डाइपोल है, ये डाइपोल नहीं दिख रहा है, एक -q है, एक +2q है। लेकिन इसको हम लोग देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं,
दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ऐसे, यानी 2q को मैंने ब्रेक कर दिया प्लस क्यू और प्लस क्यू में, ठीक। जिससे क्या हुआ कि ये जो बना ये वाला, ये एक बन जाएगा क्या, डाइपोल, इट्स ए डाइपोल। और ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है, पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज। मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमने इन दो पॉइंट चार्ज को ब्रेक कर दिया एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए डाइपोल एंड ए पॉइंट चार्ज। डाइपोल और पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको हमने ब्रेक कर दिया। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप एक बात और भी यार, अच्छा इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, मान लो अगर ये डिस्टेंस d है तो क्या हो जाएगा, QD, Q इंटू डी। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट QD एंड ए पॉइंट चार्ज प्लस Q। क्लियर है? एक बात और भी यहां समझ लीजिए कि अगर आप इसको माइनस Q और यहाँ प्लस 2Q था, तो कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक चार्ज रख दूँ माइनस Q और यहाँ, ठीक है, और एक चार्ज रख दूँ प्लस Q, जिससे ये एक डाइपोल हो जाएगा प्लस 2Q और माइनस 2Q का, और पॉइंट चार्ज हो जाएगा प्लस Q। ऐसा नहीं कर सकते आप, एडिशनल चार्ज बाहर से कहीं से एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। जो सिस्टम है उसी को स्प्लिट कर सकते हैं, बाहर से कोई चार्ज एज्यूम नहीं करेंगे, ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है हमने बता दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए जाएं। चलिए जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग पढ़े होंगे, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, ये इनका जो बॉन्ड लेंथ होती है ये सेपरेशन हो गया। तो ये H पॉजिटिव OH निगेटिव ये क्या बनाएगा, एक डाइपोल बनाएगा। NaCl में Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, ये एक डाइपोल बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डाइपोल के एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इट्स ए ट्रायंगल, इसके तीनों का कॉर्नर पर चार्ज रखे गए हैं। दिस इज माइनस 2Q, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज प्लस Q। और कह रहा है फाइंड क्या, डाइपोल मोमेंट, P का वैल्यू पूछ रहा है, डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन करते, मैं इसी फिगर में ही सॉल्यूशन कर देता हूँ, समझ लो आप इसको, या चलो मैं बना देता हूँ सॉल्यूशन। चलो तो मैं इसमें एक सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो क्या होगा, इस माइनस 2Q को ना ब्रेक कर दो दो पार्ट में, एक हो जाएगा माइनस Q और एक हो जाएगा माइनस Q, ठीक। तो माइनस Q, अच्छा इनका डिस्टेंस दे रखा है D, ये है D, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो माइनस Q और प्लस Q मिलके एक डाइपोल बनाएगा इधर की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट। और ये सॉरी दिस इज माइनस 2Q था ना, ये माइनस Q और प्लस Q मिलके एक डाइपोल बनाएगा इधर की तरफ। तो दो डाइपोल हो गए, एक यहाँ पे होगा डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू QD, और एक इधर की तरफ हो गया डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू QD, ठीक QD। और दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो कितना है, 60 डिग्री है। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। सो दिस इज द P नेट। और P नेट की जब वैल्यू निकालोगे ना तो वेक्टर एडिशन कर दोगे, इसका और इसका वेक्टर एडिशन करोगे, क्योंकि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो रूट ओवर, चूंकि दोनों का वैल्यू P ही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू आएगी 1/2, 2 कैंसिल, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, रूट ओवर 3P स्क्वायर। सो दिस बिकम्स रूट ओवर 3 इंटू P, implies that P net equal to QD रूट 3। इस तरीके से हमने डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका।
चलो बच्चों, जैसे सपोज करो कि हमने ये ले लिया, ठीक है ना, ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का दो पार्ट हम ले रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिस पे हमने रख दिया पॉजिटिव चार्ज रख दिया इसके ऊपर, ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी मान ली मैंने लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक, और इसके फर्स्ट हाफ पर मैंने चार्ज रख दिया माइनस, नेगेटिव चार्ज लगा दिया यहाँ ऐसे, और इसकी चार्ज डेंसिटी मान ली माइनस लैम्डा, ठीक है। अब ये जो है इसका सेंटर है और इसकी रेडियस दे रखा है ये वाला टर्म r। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस वाला स्ट्रक्चर का फाइंड आउट करना है क्या, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए, तो हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, उसके लिए क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ तो पॉइंट चार्जेस थे लेकिन ये एक्सटेंडेड चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, बट इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ढेर सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में इसको ब्रेक कर दो, इसको छोटे छोटे चार्जेस में ब्रेक कर दो, ठीक, वैसे ही इसको भी छोटे छोटे चार्जेस में ब्रेक कर दो, ठीक। और मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से थीटा एंगल पर और डी थीटा बनाता हुआ एक छोटा सा ये एलिमेंट जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, ये एलिमेंट, और इसके ठीक सामने ये वाला एलिमेंट, ठीक है, जो कि ये भी अपने सेंटर पर जाके मिलेगा तो ये डी थीटा एंगल बनाएगा, डी थीटा, ये भी बनाएगा डी थीटा, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। सो इधर का जो चार्ज होगा माइनस डी क्यू इसको मानेंगे और इस वाले को प्लस डी क्यू मानेंगे। और आप देखिए ध्यान से समझ सकते हैं, माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू मिल करके एक डाइपोल बनाएंगे। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ और सामने वाला मिलके एक डाइपोल बनाएगा, सबसे नीचे वाला और सबसे राइट वाला मिलके एक डाइपोल बनाएंगे। तो जैसे ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे, यानी देखिए यहाँ का एलिमेंट सबसे नीचे वाला लोगे तो थीटा इक्वल टू 0 लोगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और कहाँ तक बढ़ेगी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक, और उसी के करस्पॉन्डिंग इधर से भी वो 90 डिग्री तक, यानी थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक बढ़ेगा 90 डिग्री तक वेरी करेगा, ठीक है। अब ये माइनस डी क्यू और ये प्लस डी क्यू का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, दिस इज द डीपी। बात समझ आ रहा है? उसका डायरेक्शन ये होगा। जितने भी यहाँ पर बनने वाले हैं, जितने भी एलिमेंट बनने वाले हैं, सबका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, और जब सबका डायरेक्शन सेम होता है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, किसी एक का फाइंड आउट करेंगे और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो फाइंड आउट करते हैं। dp इक्वल टू डी क्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस t, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस dp विल बी इक्वल टू डी क्यू मीन्स इसका चार्ज, और इसका चार्ज बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल, उसकी लेंथ हो जाएगी, और d उनके बीच का डिस्टेंस d। तो देखो बच्चों, ये है r, अगर मैं ये वाला लेंथ निकालूं तो ये कितना आएगा, r cos थीटा, ये r cos थीटा आएगा, ये भी r cos थीटा आएगा, कितना बनेगा 2r cos थीटा। तो इन दोनों एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस हो गया 2r cos थीटा। सो द dp विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dl मीन्स इस एलिमेंट का डिस्टेंस, इस एलिमेंट का लेंथ, ये वाली लेंथ, और ये लेंथ आर्कवल लेंथ है, आर्कवल लेंथ की वैल्यू बनेगी r इंटू डी थीटा, तो r इंटू डी थीटा, दिस dl इक्वल टू r इंटू डी थीटा इंटू 2r cos थीटा। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब क्या करेंगे इसके बाद हम, दिस dp विल बी इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर करो, लैम्डा r स्क्वायर cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। लैम्डा r स्क्वायर कॉन्स्टेंट, अब वेरिएबल सिर्फ थीटा है, थीटा डी थीटा यहाँ पे हो गया, तो और सब डाइपोल का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसमें वेरिएबल कौन है हमारा, थीटा वेरिएबल है, तो थीटा की वैल्यू की कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, सो दिस इज फ्रॉम 0 टू π/2,
क्लियर हो रहा है? नाउ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp बिकम्स p, ये हो जाएगा p, तो p इक्वल्स टू लेमडा आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बराबर बनेगा साइन थीटा, ठीक, एंड फ्रॉम 0 टू π/2। क्लियर है? अब बन गया p इक्वल टू लेमडा आर स्क्वायर इंटू कॉस साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, हेंस p इक्वल्स टू हो गया लेमडा आर स्क्वायर। क्लियर है? ये बन गया। समझ गए सभी लोग? चलिए, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बच्चों दिखा देते हैं आपको, ठीक। मैंने ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको फाइंड आउट हो गया। चलो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो दिखा रहा हूं मैं, Q इक्वल टू कह रहा है कि इट्स सेमी सर्कल, ठीक है, हुज रेडियस इज r। लेकिन इस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसकी चार्ज डेंसिटी ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर जगह सेम थी और यहाँ भी चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम था, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन था। लेकिन अब एक ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो जाएगी। जो भी बच्चे बोर्ड्स के लिए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये आप या तो जेईई मेंस में आएगा क्वेश्चन या तो एडवांस में आएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है लेमडा की वैल्यू थीटा, ये जो थीटा है इसका फंक्शन है। इस पोजीशन पर लेमडा इक्वल टू दे रखा है लेमडा नॉट कॉस थीटा, लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा। तो कह रहे हैं कि फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक। चलो, इस स्ट्रक्चर का अगर डाइपोल मोमेंट अगर आपको निकालना होगा तो मैं एक बात बता रहा हूं, स्पेशली कॉस थीटा के केस में ध्यान दीजिएगा। जो ग्राफ होता है आप पढ़े होंगे, ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, थीटा के साथ और कॉस थीटा का ग्राफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव होगा। तो ये ऑलरेडी फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट जब चेक करेंगे तो ये पहला पॉजिटिव आएगा और दूसरा निगेटिव आएगा। एक और भी बात, राइट से थीटा एंगल पर और लेफ्ट से थीटा एंगल पर दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, ठीक। यानी आमने सामने वाले जितने भी डाइपोल्स बनेंगे उन पर चार्जेस का अमाउंट सेम आएगा। इसमें तो क्या हो रहा था कि जितने डाइपोल बन रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, सबके DQ सेम थे, ठीक, आपस में भी सेम थे। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि पहला ये जो बन रहा है इसका सेम है, लेकिन इनका आपस में सेम नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो इंटीग्रेशन करेंगे ही डायरेक्टली क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। तो देखिए, इस तरीके के केस में क्या होगा, आप सेम सॉल्यूशन का फिगर बनेगा। किस तरीके से करेंगे, dp इक्वल टू dq इंटू डी, dp विल बी इक्वल टू dq की वैल्यू हो गया लेमडा dl इंटू डी की जगह पे हो गया 2r cos थीटा। dp इक्वल टू हो जाएगा लेमडा के बाद जगह पर जो पहले लेमडा कांस्टेंट था अब वहां पर वेरिएबल हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा लेमडा नॉट cos थीटा और dl के जगह पे r d थीटा, दिस इज r d थीटा एंड दिस इज 2r cos थीटा। सो द dp becomes equals to 2 lambda naught r square। अच्छा बच्चों, पिछले वाले एग्जाम्पल में चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं है कि शायद वहाँ भी 2r cos थीटा था, तो 2 था कि नहीं उसके साथ, ठीक है। चलिए, तो 2 lambda naught r स्क्वायर ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। अब चलिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से इस तरीके से, दिस इज फ्रॉम 0 टू π/2। अब इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, cos स्क्वायर थीटा के बच्चों हम लोग ब्रेक करेंगे किस में, cos 2 थीटा के टर्म में। तो क्या आने वाला है, कॉस्ट आपने पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा
बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ सॉरी यहाँ थीटा आता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो P विल बी इक्वल्स टू, P इक्वल्स टू 2 लेमडा नॉट आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पे रख दिया कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, सो P इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, दिस इज 2 लेमडा नॉट आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1 के जगह पे हो जाएगा थीटा एंड फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। सो दिस P विल बी इक्वल टू 2 लेमडा नॉट आर स्क्वायर, सॉरी ये 2 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अपर लिमिट पहले पुट करिए, तो साइन 2 थीटा पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू होती है 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस, दोनों में 0 पुट करेंगे थीटा के जगह पे, दोनों टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया P इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट आर स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से जल्दी, आगे बढ़ते हैं। एक इस तरीके का और भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। सपोज करो बच्चों कि ये एक आपको सेमी सर्कुलर आर्क दे दिया गया जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और इस पूरे चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, और रेडियस इसकी है आर। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट बताइए, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, फाइंड द डाइपोल मोमेंट। इसको एक्स एक्सिस माना गया है और नीचे वाले को वाई एक्सिस माना गया है। ठीक, चलिए देखते हैं। एक काम करो बच्चों, ये Q है और ये कैपिटल माइनस Q है। ठीक, अगर इसको ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, DQ 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 ऐसे तोड़ दिया जाए, और इसको भी इसी जगह पर ही DQs में तोड़ दिया जाए प्लस Q को, तो हर एक माइनस DQ प्लस DQ के साथ एक डाइपोल बनाएगा, फिर ये माइनस DQ इस प्लस डाइपोल के साथ डायरेक्शन बनाएगा, फिर ये माइनस DQ इस प्लस DQ के साथ डाइपोल। लेकिन सबके डाइपोल का डायरेक्शन यहाँ पर और यहाँ पर जब लोगे तो डायरेक्शन ये होगा, यहाँ और यहाँ वाला लोगे तो डायरेक्शन ये होगा। फिर डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा ना वो धीरे धीरे इस तरीके से होता है, डाइपोल का डायरेक्शन बदलता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बस एक ही डिफरेंस है, इंटीग्रेशन करते समय ध्यान में रखना है क्या कि कोई एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट फाइंड होने के बाद उसको इंटीग्रेट नहीं करना है, उसको क्या करना है, दो कंपोनेंट में एक्स में और वाई में पहले ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने सब कुछ समझाया हुआ आपको पहले। ठीक, चलिए तो कोई एक एलिमेंट ले लिया जाए। हमने क्या किया, यहाँ से थीटा एंगल पर जो डी थीटा बनाता हुआ एलिमेंट, डी थीटा बनाता हुआ ये एक एलिमेंट ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने मान ली माइनस DQ है, जिसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक, ये बनेगा, दिस इज द DP। क्लियर हो रहा है? तो सॉल्यूशन में DP की वैल्यू, सॉल्यूशन में हम DP की वैल्यू देखते हैं। DP विल बी इक्वल टू कितना आएगा, DQ इंटू D, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो DP इक्वल्स टू DQ मतलब इसका चार्ज कितना होगा। ठीक, या DQ को, हाँ ठीक है,
हाँ ठीक है, लिखते हैं लेमडा इंटू डी एल इंटू डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। सो दिस डी पी विल बी इक्वल टू लेमडा मीन्स व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ कितना है, पाई आर है, और चार्ज कितना है, क्यू है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, क्यू बाई पाई आर इंटू डी एल। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर। सो दिस डी पी इक्वल्स टू, डी पी का वैल्यू हो गया क्यू बाई पाई, क्यू आर बाई पाई, एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर बाई पाई इंटू डी थीटा, ये बना। अब ये dp का डायरेक्शन हो गया। इस dp को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, हमने बताया था आपको, दिस इज थीटा, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये कहलाएगा dpx, ये कहलाएगा dpy। तो पहले हम लोग dpy की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए dpy की जो वैल्यू आएगी, dpy इक्वल्स टू dp साइन थीटा, dp साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू dp का वैल्यू आया है क्यू आर बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा। दैट इंप्लॉइज, अब इंटीग्रेशन ऑफ dpy कर दिया जाए, दैट इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब इस पर एलिमेंट पूरे सरकमफरेंस पे लिया जा रहा है ना, पूरे सरकमफरेंस पे, तो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी 0 टू पाई तक, 0 टू पाई तक। तो दिस विल बी टेकन फ्रॉम 0 टू पाई। क्लियर हो रहा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dpy की वैल्यू हो जाएगी py, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू आर बाई पाई इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक, एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई। तो क्या हो गया, पी वाई इक्वल्स टू, पी वाई की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर बाई पाई माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो -1 इंटू माइनस हो जाएगा +1 माइनस कॉस 0, दैट इज अ प्लस कॉस 0, एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 हो गया 2। सो तो पी वाई इक्वल्स टू, डाइपोल मोमेंट का वाई कंपोनेंट बन गया Q इंटू 2r बाई पाई, Q इंटू 2r बाई पाई। ये अभी पी वाई निकला है, लेकिन अब पी एक्स निकाला जाए, पी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स करना पड़ेगा, और आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये वाला टर्म आएगा 0। मैं बता दे रहा हूँ, डी पी एक्स की जगह पे क्या लेंगे, डी पी कॉस थीटा टर्म आएगा इसमें, यहाँ पर साइन थीटा के बजाय कॉस थीटा आएगा, यहाँ कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन थीटा बनेगा, ठीक, और उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, तो आपको फाइनली यहाँ पर 0 मिलेगा। मैं डायरेक्टली कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ और यहाँ का डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ आया, इसका x कंपोनेंट ये गया है, वैसे ही यहाँ उसके ठीक सामने यहाँ वाला लीजिएगा तो -q और +q का डाइपोल मोमेंट इधर बनेगा, जिसका x कंपोनेंट +x की तरफ आएगा, और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाला टर्म आएगा 0, ठीक है। तो फाइनली पी नेट की वैल्यू जो हमें मिली, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। px अगर 0 हो गया तो नेट डाइपोल मोमेंट किसके बराबर आएगा, p along y। सो p नेट इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ p नेट इक्वल टू क्या, p along y। सो तो p नेट इक्वल टू q इंटू 2r अपॉन पाई, ये आ गया p नेट। अब यहाँ पर एक बात और भी समझने की बात है, देखिए मैं मिटा रहा हूँ, मिटा के बता रहा हूँ आपको। पी नेट का जो वैल्यू आया, पी नेट वो कितना आया, q इंटू 2r बाई पाई। ये 2r बाई पाई क्या है, थोड़ा सोचिए तो, 2r बाई पाई के बारे में सोचिए। आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि अगर ये चीज़ रिंग है, अगर मास होती तो इसका सेंटर ऑफ मास बनता यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास बनता, सेंटर ऑफ मास। और वो सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होता है बताइए, 2r बाई पाई डिस्टेंस पे होता है, याद करिए 2r बाई पाई डिस्टेंस पे।
इसी प्रकार से सेंटर ऑफ मास की जगह इसको कह दिया जाए सेंटर ऑफ चार्ज, यानी इसका पूरा नेगेटिव चार्ज उठा करके इसके सेंटर पे रख दिया जाए, सेंटर ऑफ चार्ज पे रख दिया जाए, तो वो बनेगा माइनस क्यू। दिस इज माइनस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r/पाई। तो अब इस सिंपल डाइपोल में बन गया ये माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r/पाई। तो पी नेट की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू क्यू इंटू 2r/पाई, और माइनस से प्लस की ओर होगा डायरेक्शन, बिना इंटीग्रेट किए इसको निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला, ये भी तरीका आप याद रखेंगे। क्या करेंगे? सारा चार्ज कहां पर उठा के देंगे? सेंटर ऑफ चार्ज पे रख देंगे एक, ठीक। वैसे ही जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कि ये एक स्फीयर है, सपोज दिस इज अ स्फीयर, हेमी स्फीयर, इसके पूरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, मान लो ऐसे 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 माइनस चार्ज पूरे सरफेस पे, और सेंटर पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। तो बताइए कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो क्या करेंगे? इसका सारा नेगेटिव चार्ज उठा करके कहाँ रखेंगे? इसके सेंटर ऑफ मास पे रख देंगे, ठीक। ये डिस्टेंस ले लेंगे और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये भी तरीका मैंने बता दिया। इस तरीके के और भी एक दो क्वेश्चन बनेंगे, आप अलग अलग बुक्स में से देखते रहिए, असाइनमेंट से देखते रहिए क्वेश्चंस और सॉल्व करते रहिए। मेथड सबका यही है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम चलिए, आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना आता है, ये अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। चलो, इसमें बच्चों दो केसेस बनेंगे, एक बनता है एट एक्सियल पॉइंट और एक बनता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सियल पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूं, हाँ। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट केस वन एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट में निकालते हैं। चलिए, सपोज करो दिस इज अ माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और इसकी लाइन पर ही यहां पर कोई पॉइंट है P। दिस इज अ पॉइंट P जहां पर मुझे फाइंड आउट करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है D, ठीक, जो कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक। एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं, जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोई भी डिस्टेंस यूज करेंगे, किसी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो वो उसके सेंटर से लेना है, उसके सेंटर से। यानी यहां से उस पॉइंट P की डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली कितनी, सपोज R, ठीक। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट में, चूंकि पास है उसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा इधर की तरफ, E ड्यू टू पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, वो छोटा होगा, E ड्यू टू नेगेटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर की तरफ आएगा, राइट की तरफ आएगा, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव राइट वाला बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी राइट वर्ड्स E नेट। ये क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो E नेट की जो वैल्यू आई हमारे पास, E नेट इक्वल टू कितना बनेगा, E ड्यू टू पॉजिटिव माइनस E ड्यू टू नेगेटिव। क्लियर? सो E नेट इक्वल टू E ड्यू टू पॉजिटिव, E ड्यू टू पॉजिटिव कितना आ जाएगा,
के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, प्लस क्यू से कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, d/2 है। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस अगर देखना है तो r में से d/2 माइनस करना पड़ेगा, r में से d/2 माइनस करेंगे तो r माइनस d/2 का स्क्वायर एंड माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई, अगर आप माइनस क्यू से डिस्टेंस लेना चाहते हैं उस पॉइंट P का तो क्या करना पड़ेगा, r में प्लस करना पड़ेगा d/2, तो r प्लस d/2 होल स्क्वायर। एंड नाउ हियर आई कैन राइट दैट E नेट इक्वल टू, देखो बच्चों सबसे पहला क्या होगा, के क्यू कॉमन होगा दोनों में, ठीक, यहाँ एलसीएम होगा r माइनस d/2 स्क्वायर इंटू r प्लस d/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये वाला टर्म कैंसिल होगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस r माइनस d/2 होल स्क्वायर। सब लोग समझ रहे होंगे इजीली। अब अगले टर्म में हम क्या करेंगे कि इस ऊपर वाले टर्म को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। सो द E नेट इक्वल टू के क्यू इंटू a प्लस बी करेंगे, और जब a प्लस बी करोगे तो d/2 कैंसिल होगा, 2r बनेगा, दिस इज 2r मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी किया तो 2r बना, a माइनस बी करोगे r कैंसिल होगा, d/2 प्लस d/2 दैट इज द d। क्लियर हो रहा है। अगला क्या करेंगे, ये है इन r माइनस d/2 होल स्क्वायर, r प्लस d/2 होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं r माइनस d/2 इंटू r प्लस d/2 होल स्क्वायर, दोनों को एक साथ स्क्वायर कर लिया, और r माइनस d/2 इंटू r प्लस d/2 को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर, तो बनेगा r स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर। क्लियर है, होल स्क्वायर, ये बन गया। सो नाउ E नेट विल बी इक्वल्स टू के क्यू इंटू, अब देखिए यहां पर मैंने लिखा कि के क्यू और डी को एक साथ ले लिया, क्यू डी, यहां ले लिया 2 और यहां लिख दिया r डिवाइडेड बाय, इसमें से r स्क्वायर को चले, हाँ r स्क्वायर को मैंने बाहर कर लिया, ठीक है, तो r टू द पावर 4 बाहर आएगा, अंदर बनेगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर पावर 2। क्लियर, दैट इंप्लॉइज, अच्छा अब देखिए, ठीक है, E नेट इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर 2k, क्यू डी क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट है P, तो 2kp डिवाइडेड बाई r, एक कैंसिल होगा यहाँ से, बनेगा r क्यूब इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, ये आपको आंसर आ गया पावर 2, ये आपको आ गया, ठीक। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ P इक्वल्स टू क्यू डी, P के जगह पे हमने क्यू डी लिया हुआ है। अब देखो बच्चे एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला ये आ गया फाइनल फॉर्मूला, ठीक। यहाँ पर कह रहा है फॉर शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल छोटा है, अगर ये डाइपोल अगर छोटा है, जब छोटा होगा तो इनके बीच की जो डिस्टेंस d होगी वो बहुत ही छोटी होगी। फॉर शॉर्ट डाइपोल डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 1। शॉर्ट डाइपोल की अगर बात करी जाए, याद रखना, तो उस केस में डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो होगा वो 1 से बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक। d बहुत छोटा है और r बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बल्कि डी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, ये बहुत ही छोटा होगा, 1 से बहुत छोटा होगा, तो 1 में से एक ऐसा नंबर माइनस कर रहे हो जो लगभग 0 के आसपास है, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 1 आएगी ना, तो इसको केवल r क्यूब में छोड़ सकते हैं, यानी E नेट विल बी इक्वल्स टू 2kp बाई r क्यूब, 2kp बाई r क्यूब। अब एक बात और भी समझो,
ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ई नेट इक्वल टू 2kp/r²। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर की तरफ, किधर? -q से +q की ओर, देख रहे हैं ना, -q से +q की ओर, ये डायरेक्शन बना। ठीक, तो अगर आप इसको डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐसे एरो लगा सकते हैं, ये बन गया ई नेट इक्वल टू 2kp/r³। जो डायरेक्शन p का है वही डायरेक्शन e का है, सेम डायरेक्शन दोनों का है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चों, एट एक्सियल पॉइंट E की वैल्यू निकल गई, अब V की वैल्यू निकाली जाए। V इक्वल टू V एट एक्सियल पॉइंट, या E नेट ना लिख करके इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, E एट एक्सियल पॉइंट 2kp/r³। V एट एक्सियल पॉइंट इक्वल टू, अब इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पॉजिटिव के कारण निकालना पड़ेगा और प्लस निगेटिव के कारण भी निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा? V ड्यू टू पॉजिटिव प्लस V ड्यू टू निगेटिव, क्योंकि ये तो स्केलर होता है ना, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो V एट एक्सियल पॉइंट इक्वल टू प्लस Q के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और यहां से डिस्टेंस कितनी है? R-d/2 एंड प्लस, याद रखिएगा कि पोटेंशियल का वैल्यू लिखते समय Q का साइन पुट किया जाता है, ठीक है ना, वी पुट द साइन ऑफ Q। तो Q का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा K माइनस Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और माइनस Q से डिस्टेंस होगा R+d/2। के आ गया आंसर। ठीक, अब क्या करने वाले हैं हम लोग? KQ कॉमन होगा दोनों में से। चलिए बच्चों, तो मैं यहां लिख देता हूं V एट एक्सियल पॉइंट इक्वल टू, या V नेट V एट एक्सियल पॉइंट इक्वल टू कितना आ गया? KQ कॉमन हो गया, KQ कॉमन हो जाएगा, LCM हो जाएगा R-d/2 इंटू R+d/2, ऊपर में आएगा R+d/2 माइनस R+d/2। ठीक, R वाला टर्म कैंसल हो जाएगा, आपको मिलेगा V एट एक्सियल पॉइंट इक्वल टू KQD डिवाइडेड बाई R² माइनस D²/4। सो V एट एक्सियल पॉइंट इक्वल टू KP डिवाइडेड बाई R² इंटू 1 माइनस D²/4R²। लिख दिया मैंने P इक्वल टू QD। अब फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए। फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए D²/R² इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो P का फॉर्मूला क्या आ गया? सॉरी, V एक्सियल इक्वल टू V एट एक्सियल पॉइंट इक्वल टू KP/R², ये याद रखें। चलिए, तो E एट एक्सियल पॉइंट क्या है फॉर्मूला? 2kp/r³ एंड V एट एक्सियल पॉइंट क्या है? KP/R²। देखिए, आप याद करो, मोनोपोल के कारण E का फॉर्मूला होता था KQ/R² और V का फॉर्मूला होता था KQ/R। ठीक, वो एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज के कारण ये फॉर्मूले थे, यानी पॉइंट चार्ज के कारण, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, तो उसको मोनोपोल कहते थे। तो जब मोनोपोल होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में R² आता था, और जैसे ही वो डाईपोल हुआ नीचे में R³ हो गया, यानी एक पावर और बढ़ गया। और पोटेंशियल होता था R⁻1 होता था इसमें नीचे में, और देखिए नीचे में R⁻2 हो गया, यानी एक एक पावर बढ़ जाएगा दोनों फॉर्मूलों में। ठीक, और नीचे जो पहले प्रॉपर्टी में Q होती थी, अब प्रॉपर्टी में वो क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, P आ जाएगा। ठीक,
तो जो वहाँ प्रॉपर्टी चार्ज हो जाती थी, यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन, डाइपोल मोमेंट हो जाता है। ठीक, क्योंकि डाइपोल को कौन गवर्न करता है, डाइपोल मोमेंट गवर्न करता है। चलिए, V एट एक्सियल पॉइंट और E एट एक्सियल पॉइंट हमने फाइंड आउट कर दिया। इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए हर वक्त, क्योंकि इसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। क्लियर है? चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इससे कोई डायरेक्शंस के लिए टेंशन मत लीजिएगा। चलो भैया, केस 2, केस 2 एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखा जाए भाई, सपोज करो कि ये एक माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसका जो लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा उसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी यहाँ पे आ गया, मान लो सपोज यहाँ पे हमने पॉइंट लिया। ठीक, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी बनेगी, d/2, और ये भी डिस्टेंस कितनी बनेगी, d/2। यहाँ से r हाइट पर हमको निकालना है, r। ठीक, तो r हाइट पर पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इट विल बी E ड्यू टू निगेटिव, E ड्यू टू निगेटिव। और ये पॉजिटिव वाले के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, ये अवे होगी। दिस इज E ड्यू टू पॉजिटिव। और E ड्यू टू पॉजिटिव और E ड्यू टू निगेटिव के मैग्नीट्यूड्स सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम हैं और चार्ज के मैग्नीट्यूड्स भी सेम हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही बदलेगा सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव होने से। चलिए, ये ऐसे कर लो, सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल बनेगा ये। E ड्यू टू पॉजिटिव इक्वल टू E ड्यू टू निगेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितना आएगा, KQ बाई, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना बनेगा ये वाला, √r² प्लस d² / 4। ठीक, तो r² प्लस d² / 4 ये बन गया। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा, नेट फील्ड निकाला जाए। तो इसको ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो इससे ये वाला थीटा हो जाएगा। इस E के दो कंपोनेंट आएंगे, एक E sin थीटा ऊपर में आएगा और E cos थीटा नीचे में आएगा। इसका E sin थीटा नीचे में आएगा और E cos थीटा इधर आएगा। सॉरी, E पॉजिटिव का E sin थीटा ऊपर आएगा, E cos थीटा नीचे आएगा। इसका E sin थीटा नीचे आएगा, E cos थीटा x के अलॉन्ग आएगा। तो अप एंड डाउन E sin थीटा आ रहा है जो कि कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। x के अलॉन्ग आ रहा है E cos थीटा, E cos थीटा, तो नेट बनेगा इनका, इधर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। तो E नेट इक्वल टू आएगा, अगर मैं इसको E बोल रहा हूं तो 2E cos थीटा आएगा। अब 2E cos थीटा की वैल्यू लिखी जाए, E नेट इक्वल टू 2I की जगह पे है KQ बाई r² प्लस d² / 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। इसमें से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, r डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना हो गया, √r² प्लस d² / 4। ठीक है, चलिए,
क्यू डी आर स्क्वायर कॉमन करेंगे यहाँ से। तो बच्चों देखा जाए यहाँ पर ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा 2e ओ सॉरी दिस इज नॉट द साइन थीटा, इट इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा है ना ये, कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है d/2, सो दिस इज d/2। अब ये 2 क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और QD के जगह पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो ई नेट इक्वल टू आ गया क्या, KP/r² प्लस d²/4 पावर 3/2। और हमने लिख दिया है कि P इक्वल टू क्या है, QD। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें से r² कॉमन करो बाहर आप, तो ई नेट इक्वल टू आएगा KP/r² को जब कॉमन करोगे तो पावर 2 कैंसिल होगा, पावर 3 आ जाएगा। कितना बना, 1 प्लस d²/4r² पावर 3/2। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। बच्चों अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखोगे तो ये वाला टर्म निगलेक्ट हो जाएगा। फॉर शॉर्ट डाइपोल d²/4r² इज वेरी लेस देन 1, हेंस ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू कितना आया, KP/r³। और यहाँ पर इसको लिख दिया जाए E एट इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो मैंने कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला बचा के रखा हुआ था, ये आया था 2KP/r³ और ये आया है KP/r³। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो एक्सियल वाले के ठीक हाफ होगी, आधी होगी। ठीक, अच्छा एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, चलिए। तो E एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू आया है KP/r³। लेकिन डायरेक्शन के बारे में देखा जाए, डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आया और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q है, और वो आया है +q से -q, यानी ठीक उल्टा। तो P का डायरेक्शन, P और E का डायरेक्शन ठीक उल्टा है एक दूसरे के। ठीक है, ये मेरा पेन गिर गया। तो इन दोनों का डायरेक्शन ठीक उल्टा है, तो यहाँ पर अगर वेक्टर लगाते हो और यहाँ वेक्टर लगाते हो तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन ठीक अपोजिट। और यहाँ डायरेक्शन सेम था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक, तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, E एक्सियल इक्वल टू E एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है E इक्वेटोरियल का, 2 टाइम्स द E इक्वेटोरियल, लेकिन डायरेक्शन ठीक उल्टा है तो यहाँ माइनस टर्म भी यूज होगा। ये चीज़ हम लोग लिखेंगे, E एक्सियल इक्वल टू -2 E इक्वेटोरियल। ठीक है, चलिए इतना कुछ दिखा दिए, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल V एट पॉइंट P इक्वल टू V ड्यू टू पॉजिटिव प्लस V ड्यू टू निगेटिव। तो V एट पॉइंट P इक्वल टू पॉजिटिव वाले के कारण पोटेंशियल बनेगा कितना, KQ/√R² प्लस D²/4 प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाई, उसका भी डिस्टेंस वही है कितना, √R² प्लस D²/4। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो V एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू मिलेगा 0। ठीक, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 मिलेगा। यानी अब ऐसे समझ लो कि इस, अगर इक्वेटोरियल लाइन अगर मैं बनाता हूँ ये लाइन, तो इसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 मिलेगा, पोटेंशियल 0 मिलेगा। बल्कि यही नहीं, अगर मैं एक प्लेन बनाऊँ, आप ऐसे समझो, मैं दिखा रहा हूँ आपको इसमें,
सपोज करो अगर ये माइनस क्यू है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, तो यहां से गुजरता हुआ अगर मैं एक प्लेन बनाऊं, प्लेन, तो इसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, ये जीरो पोटेंशियल सरफेस बनाएगा, जीरो पोटेंशियल सरफेस। यानी कह सकते हो कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, तो ये जीरो, v इक्वल टू जीरो, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई से निकलेगा और प्लस पर जाएगा, तो आपने पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो ऐसा नहीं कि कैसे भी आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, ये गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं है, इट इज़ नॉट 90 डिग्री, जबकि वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपको बनाने समय ये ध्यान में देना है कि जब माइनस क्यू और प्लस क्यू का डाइपोल बन रहा हो, तो ठीक बीच में इक्विपोटेंशियल लाइन मिलेगी और इस तरीके से, यानी यहाँ पर जाकर के ये 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे लाइन जब जाएगी तो, ठीक है, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। ये 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हो रहा है सारा बात? तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको ड्रॉ करते समय, प्लॉट करते समय। चलिए, अगर कोई अलग चार्ज कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ माइनस क्यू हो गया, उधर प्लस क्यू हो गया, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तब जाकर के आप फील्ड पैटर्न बना पाएंगे। मैंने पीछे समझाया भी था आपको। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। चलिए देखिए, सपोज करो कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया P। ठीक, P की वैल्यू हो जाएगी QD, इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज कर लो D, P इक्वल टू QD दे रखा है। अगर हमको यहाँ सेंटर से R डिस्टेंस पर यहाँ किसी पॉइंट पर निकालना हो, ठीक, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, तो कैसे निकालेंगे? एक तरीका बताता हूँ। मान लो ये एंगल आपको दे रखा है P, तो इस P के दो कंपोनेंट डिवाइड कर दो। इस P के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये जो कंपोनेंट बनेगा ये है P साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट बनेगा ये है P कॉस थीटा। यानी एक डाइपोल को हम लोग दो परपेंडिकुलर डाइपोल में ब्रेक कर दिए। ठीक है, एक डाइपोल को दो परपेंडिकुलर डाइपोल में ब्रेक कर दिए। अब क्या होगा, इस डाइपोल के कारण ये एक्सियल पॉइंट बन रहा है, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगी, ये एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इधर की तरफ। इस P cos थीटा वाले के कारण E1 नाम रखा जाए, और इस वाले के कारण वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट का काम करेगा। देखिए आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है वो पॉइंट, तो P साइन थीटा वाले के कारण वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उस पॉइंट P पर, वो इधर की तरफ आएगी, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, यानी इधर की तरफ आएगी। एक्सियल वाला हमेशा बड़ा होता है, इक्वेटोरियल वाला छोटा होता है, तो इसको E2 बोल दिया मैंने। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, E1 इक्वल टू आएगा 2kP। P कौन सा है, P cos थीटा है, P cos थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस है R,
बाई आर स्क्वायर। अगर E2 की वैल्यू लिखी जाए, E2 इक्वल टू, तो आएगा K इक्वेटोरियल पॉइंट है इसके कारण वो, तो KP, P की जगह पे P साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर E1 आ गया और E2 आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए किधर आएगी। ये अगर इनको मिलाया जाए तो पैरेललोग्राम से अगर आप सॉल्व करोगे तो पैरेललोग्राम से सॉल्व करने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर की तरफ आ रही है, ये आ रही है, ठीक, जो कि यहां से कुछ एंगल बना रही है, मान लो फाई, ठीक है। सो दिस ई नेट विल बी इक्वल टू, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे आप, तो डायरेक्टली मैं बता देता हूं ई नेट इक्वल टू कितना आने वाला है, ई नेट इक्वल टू, या लिख दो यहां पर, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, KP बाई आर स्क्वायर, KP बाई आर स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, KP बाई आर स्क्वायर, और रूट के अंदर बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, और बीच में अंदर बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या मिलने वाला है आपको, E इक्वल टू KP बाई दिस, आर स्क्वायर नहीं है बच्चों, यह है आर क्यूब, थोड़ा ध्यान से, ठीक, तो KP बाई आर क्यूब इंटू रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जनरल पॉइंट, जो कि डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भी नेट इक्वल टू, देखिए ये वाले के कारण, एक्सियल वाले के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस इस वाले पार्ट के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल होता ही नहीं है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई 0। सो वी नेट इक्वल टू हो जाएगा KP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज द वी नेट एट द जनरल पॉइंट। अब कितने भी एंगल पर पूछेगा तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इसमें एक चीज और भी मैं बता दूं, देखो बच्चों कि ये जो फाई का वैल्यू होगा ये कितना आएगा, यानी जिस लाइन पर पॉइंट P पर आपको निकालना है फील्ड, उस लाइन से कितने एंगल पर आएगा ई नेट। तो आप जानते हैं यहाँ पर इस ट्राइंगल में tan फाई यूज करेंगे, तो tan फाई इक्वल टू मिलेगा क्या, E2 बाई E1, E2 बाई E1, और E2 E1 का हाफ होता है, ठीक, और एक तो हाफ होता है और दस में एक साइन का टर्म फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है। तो E2 वाले में साइन था, और यानी ऊपर वाले में मिलेगा, ये cos थीटा वाला था E1 वाला, तो E1 वाला 2 cos थीटा ये बनेगा, और ऊपर बनेगा sin थीटा, यानी tan फाई की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा बाई 2, इम्प्लाइज दैट फाई इक्वल टू आएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको पीछे बढ़ाइए, एक्चुअल डाइपोल से, मेन डाइपोल से कितना एंगल है, ये है साई मान लो, तो tan साई इक्वल टू आ जाएगा, साई इक्वल टू, देखिए ये जो वैल्यू आएगी, ये एंगल भी होगा फाई, दिस विल बी द फाई, थीटा और फाई को ऐड करेंगे तो साई मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल, तो इंटीरियर एंगल के बराबर, सम के बराबर, तो थीटा प्लस फाई इंप्लाइज दैट साई इक्वल टू थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये आएगा
दिस इज द नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इनिशियल डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट। आप बहुत अच्छे से इसको समझिए, बार बार रिवाइज करिए और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अगला टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किसी डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क। सपोज करो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर कोई डाइपोल रखा हुआ है। ठीक, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ई से, ई के डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक, इस वक्त इस पर कितना फोर्स और कितना टॉर्क लग रहा होगा, सिंस इट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लस क्यू पर, सपोज ये प्लस क्यू है, तो इस पर राइट में एक फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू क्यू ई, राइट में, और ये माइनस क्यू है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। इस पूरे अरेंजमेंट पर, इस डाइपोल पर जो फोर्स लग रहा है, राइट में प्लस क्यू ई, राइट में क्यू ई और लेफ्ट में क्यू ई, तो नेट फोर्स ऑन दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। सो द F net इक्वल टू 0। पहली बात ये मिल गई। अब दूसरा पूछ रहा हूं, टाउ नेट इक्वल टू, टाउ इक्वल टू टॉर्क अगर इसके ऊपर निकालना है। सो ये दो फोर्स हैं इक्वल एंड अपोजिट, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो कितना टॉर्क, कपल बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द कपल। इस कपल का टॉर्क क्या होता है, कोई एक फोर्स F इंटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है। तो लाइन ऑफ एक्शन, एक लाइन ऑफ एक्शन ये बन रही है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये बन रहा है। इसको थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटीट करो, और इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी। दिस इज द डी परपेंडिकुलर, ये वाला। अब ये है डी, ये एंगल है थीटा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। तो डी का कंपोनेंट निकालोगे तो डी कॉस 90 माइनस थीटा आएगा, ये डी कॉस 90 माइनस थीटा, और डी कॉस 90 माइनस थीटा होता है डी साइन थीटा। तो ये जो लेंथ बनेगी डी साइन थीटा बनेगी, यानी दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आगे आपका टाउ नेट इक्वल टू क्यू ई आई इंटू डी साइन थीटा। दैट इंप्लॉइज टाउ नेट इक्वल टू क्यू डी इंटू ई साइन थीटा। और क्यू डी की जगह पे बच्चों अपन क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, है ना। सो दैट इंप्लाइज टाउ नेट इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये हो गया टाउ नेट इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब बच्चों ये जो टॉर्क लग रहा है वो क्या करेगा, ऐसा जो फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स, ये क्या करेगा, इसको घुमा देगा, इसको यूं घुमा देगा। यानी वो क्या ट्राई करेगा कि वो घुमा के उसको डाइपोल मोमेंट को ई के पैरेलल ले आना चाहता है। दैट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द टेंडेंसी टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इटसेल्फ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द टेंडेंसी to align the dipole parallel to itself, parallel to
इटसेल्फ। क्लियर हो रहा है? इस फॉर्मूले को टाउ इक्वल टू टाउ नेट इक्वल टू हम लोग एक वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो इधर घुमा रहा है तो ऐसे टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन ये आ रहा है, ठीक। तो P है इधर और E है इधर, अगर P और E का क्रॉस करोगे तब भी वही डायरेक्शन मिलेगा। तो P क्रॉस E, PE साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। दिस इज द टॉर्क। क्लियर है? चलिए एक बात और सुनिए। एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर जब इसको इस पोजीशन में ले आ दिया जाए, इस पोजीशन में रख दिया जाए तो थीटा 0 होगा। उस वक्त राइट में क्यूई फोर्स और लेफ्ट में क्यूई फोर्स एफ नेट 0 होगा, एफ नेट 0 होगा और टाउ नेट भी 0 होगा। आप चेक कर लीजिए पुट करके यहाँ पर ई की वैल्यू, आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा उस वक्त उस पर टॉर्क भी 0 होगा और फोर्स भी 0 होगा। और जब किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होता है तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक। सो थीटा इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर द कंप्लीट इक्विलिब्रियम। सो कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ एक और भी चीज़ सीखना है बच्चों। जब इस कंप्लीट इक्विलिब्रियम से इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ थोड़ा रोटेट कर दिया जाएगा, ठीक, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ोगे तो फिर से टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज और वो उसको रोटेट करके ले आना चाहेगा, इनिशियल स्टेट में ले आना चाहेगा, ठीक। यानी आप जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट टॉर्क लग रहा है और वो उसको फिर से उसी पोजीशन में ले आना चाहता है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, कौन सा है? ये पढ़ा है मैंने 11th क्लास में आपको, है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कौन सा है? दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक बात और बच्चों, जब भी किसी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट करके छोड़ दिया जाता है तो वो आप लौट के आता है और लौट के, जैसे हमने रोटेट किया ऐसे ले जाके छोड़ दिया, जैसे छोड़ोगे तो जब आएगा ना तो स्लोली नहीं आएगा, उस टॉर्क के कारण उस पर वर्क होगा और उस वर्क के कारण वो उसकी स्पीड बढ़ेगी और आते जब वो इस पोजीशन में आएगा तो वो रुकेगा नहीं, थोड़ा सा और टर्न कर जाएगा, धीरे धीरे बार बार वो ऑसिलेट करते हुए धीरे धीरे फाइनली वो रुकेगा अगर कोई फ्रिक्शन वगैरह मौजूद होगा तो, नहीं तो वो ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा परमानेंटली, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा है, एनर्जी लॉस नहीं होगा तो ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि when dipole is slightly displaced, slightly rotated from its equilibrium position, from its stable equilibrium, from its stable equilibrium and released, it starts oscillating। ठीक है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए देखा जाए, टाउ इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा। ठीक, देखिए हम लोगों ने इसको घुमाया किधर, इधर की तरफ पॉजिटिव थीटा दिया है और टॉर्क लग रहा है अपोजिट, अब अगेंस्ट है ये। जब अगेंस्ट होता है तो उस केस में इसको हम लोग निगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं। ठीक, यानी टाउ बराबर माइनस पी साइन थीटा क्यों लिख रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ठीक, या फिर चलिए समझ रहे हैं आप,
आसानी से। तो टॉर्क इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा लिख रहा हूँ। माइनस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो अपोज को शो कर रहा है। टाउ की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। जब उसको रिलीज करोगे तो टॉर्क के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा उसमें, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो टाउ को लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा रोटेशन चैप्टर से। दिस इज माइनस पी ई इंटू साइन थीटा। अब इसमें ध्यान देना है अल्फा इक्वल टू माइनस पी ई बाई आई इंटू साइन थीटा। मैं लिख रहा हूं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा के जगह पे अगर थीटा पुट कर दिया जाए, so this alpha will be equal to minus of PE divided by I into theta। जब बच्चों ये जो ऑसिलेट कर रहा होगा तो ऑसिलेशन के दौरान उसका P चेंज नहीं होगा, QD। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ऑलवेज कांस्टेंट। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डाइपोल अबाउट मिड पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट के अबाउट डाइपोल मोमेंट है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू आ गया किसके? माइनस थीटा के। ये सब के सब कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट थे, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस। और ये हो गया कंडीशन किसका? एसएचएम का। और एसएचएम प्रूफ कर दिया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर थीटा बाई अल्फा displacement by acceleration, so the T will be equal to 2 पाई। यहां से थीटा बाई अल्फा की वैल्यू जब निकालोगे, यहां से थीटा बाई अल्फा, तो वो आएगा I बाई पी। दिस इज I डिवाइडेड बाई पी, ये बन गया T। क्लियर है? चलिए, इतने टाइम पीरियड से वो ऑसिलेट करेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल ऑसिलेशन के, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating a dipole, work done by external agent in rotating a dipole from theta 1 to theta 2, position theta 1 to theta 2 in uniform electric field, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो बच्चों ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ये कोई डाइपोल है, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। इसको थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन में हमको इसको रोटेट करके ले जाना है। ठीक, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस प्रोसेस में? दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल सा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू, देखो जितना टॉर्क फील्ड लगा रहा होगा क्लॉकवाइज, उतना एक्सटर्नल एजेंट को लगाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पीई साइन थीटा टॉर्क लगाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने के लिए, और उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हैं, तो हमारा वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो टाउ इंटू डी थीटा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। टाउ एक्सटर्नल भी है कितना? पीई साइन थीटा। एक्सटर्नल का और इंटरनल का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। चले, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज वर्क। अच्छा, ये डी डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल अभी लिखा गया। ठीक, वर्क डन बाई एक्सटर्नल लिखेंगे तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू आ जाएगा क्या? पी आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम द पोजीशन थीटा 1 टू
थीटा 2। सो द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू कितना आ गया, पीई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू, इस माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ पीई इंटू अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। ये आ गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के बाद ठीक, यहां पर एक चीज और भी पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझने की कोशिश करिएगा इस टॉपिक को। ठीक, सपोज करो कि ये पोजीशन है थीटा पोजीशन, थीटा पोजीशन में ये डाइपोल रखा हुआ है, यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, थीटा एंगल बना रहा है, दिस इज पी, थीटा एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस पोजीशन में इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है इस वक्त। ठीक, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर टॉर्क लगा रहा है, और जब टॉर्क लगा रहा है यानी ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इनके पास एक इंटरैक्शन एनर्जी होगी, एंड दैट इंटरैक्शन एनर्जी कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ये कितना होगा, तो कहने का मतलब क्या कि किसी भी पोजीशन में किसी टॉर्क डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, अगर इसी को इनफाइनाइट से इसी पोजीशन में उठा के इनफाइनाइट से लाया जाए और यहाँ पर फील्ड के अंदर तक, तो जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल एंड फील्ड सिस्टम। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखिए मैं तरीका बता रहा हूं आपको। क्या कर रहा हूं मैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू आप पढ़े हुए हैं क्या, U फाइनल माइनस U इनिशियल, हेंस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का वैल्यू ये है, तो दिस इज U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर हो, U फाइनल मतलब U इन पोजीशन थीटा 2 माइनस U इन पोजीशन थीटा 1, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू आ गया कितना, माइनस ऑफ PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आया, दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकला है बच्चों, लेकिन हमको क्या करना है, किसी एक पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यानी अब ऐसे समझो, अगर थीटा 2 पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इस पोजीशन थीटा 1 पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी पड़ेगी, और तब जा करके हम U थीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग U90 को हम लोग 0 मानते हैं। U90 यानी हम मानते हैं कि अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। क्यों मानते हैं ऐसा, ये भी बता देता हूं। अगर किसी डाइपोल को, जैसे ये डाइपोल है, दिस इज माइनस Q एंड दिस इज प्लस Q, इसको इस पोजीशन में लेके आया जाए, यहाँ पर फील्ड अंदर इनफाइनाइट से लेके आया जाए फील्ड के अंदर स्लोली, तो उस केस में प्लस Q जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, माइनस Q भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जितना पॉजिटिव वर्क प्लस Q पर होगा, उतना ही नेगेटिव वर्क माइनस Q पर होगा। तो उस स्थिति में डाइपोल पर नेट वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी अगर 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर डाइपोल को ले आते हो तो कोई भी वर्क नहीं होगा, नेट वर्क डन 0 होगा। और जब नेट वर्क डन 0 होगा तो कोई एनर्जी डाइपोल प्लस फील्ड सिस्टम में स्टोर नहीं होगी, यानी उस स्टेट में उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग U90 को 0 मान सकते हैं, यानी
θ1 की जगह पे हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं, θ1 की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे और u90 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा आंसर देखिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं, और θ2 को हम लोग थीटा रख दिया जाए, θ2 को थीटा रख देते हैं, तो u एट पोजिशन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पी इंटू क्या, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, आप सब जानते हैं, ठीक। और इसको मैंने 0 रख ही दिया, पुट ही कर दिया, तो आ गया u एट पोजिशन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी डॉट ई। यानी थीटा पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर है, ये एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब ये एक बाउंड सिस्टम है, ये एक बाउंड सिस्टम है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो बच्चों, इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देते हैं सिंपल सा। क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट है कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू है E, और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, ये माइनस Q और ये प्लस Q, पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास इस पोजीशन में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फाइनल। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अब ये देखिए, थीटा का वैल्यू अगर हाँ ठीक है, थीटा के दो वैल्यूज लिए जाए, ठीक। थीटा इक्वल टू एक ले लीजिए 0 डिग्री और एक थीटा इक्वल टू ले लीजिए 180 डिग्री, ठीक। थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन में, यानी अगर सपोज मैं आपको फिगर दिखाऊं यहाँ पर इस तरीके से कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 एंगल पोजीशन पर चार्ज को रखा गया है, 0 एंगल पोजीशन, यानी ये दिस इज माइनस Q एंड दिस इज प्लस Q। इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, P का डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पोजीशन, ठीक है। तो 0 डिग्री के पोजीशन में U की वैल्यू जो आएगी, U विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, तो माइनस पी ई आ गई, ठीक। यहां पर आएगा 180 डिग्री, U एट 180 डिग्री पोजीशन। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q। इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, यानी P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन ठीक उल्टा होगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों क्या होगा, 180 डिग्री के पोजीशन में होगा, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये वाला पूरा का पूरा प्लस ई पी हो जाएगा, प्लस पी ई हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये U की मिनिमम वैल्यू देखो, माइनस पी ई और ये प्लस पी ई, दोनों में डिफरेंस है, 2 पी ई का डिफरेंस है, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट हो गया। इट इज द U मिनिमम एंड इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, U मैक्सिमम। और बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो स्टेट होता है वो स्टेट बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट जो होता है, दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, थीटा इक्वल टू 0 के केस में F की वैल्यू भी 0 होगी, टाउ की वैल्यू भी 0 होगी। इस केस में भी F का वैल्यू 0 होगा और टाउ भी 0 होगा। आप वैल्यू फाइंड आउट करके देख लीजिए, फॉर्मूले में पुट करके। तो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इस पोजीशन में 0 के पोजीशन में छोड़े रहोगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो लौट के फिर उसी पोजीशन में आएगा।
बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब रहेगा थोड़ा सा उसको टर्न कर दोगे तो वो पूरा का पूरा टर्न करेगा एक बार, बस है नहीं 180 डिग्री, वो पूरा का पूरा टर्न करेगा। क्लियर? तब फाइनल इस स्टेट में आके स्टेबल पोजीशन में आके रुकेगा ऑसिलेट करने के बाद। क्लियर है? और रुकना वाला प्रोसेस तभी होता है जब डिसिपेटिव फोर्स होना चाहिए। ठीक, डिसिपेटिव फोर्स नहीं का तो वो हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। चलिए बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। इससे बेस्ड एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक डाइपोल है P1, शॉर्ट डाइपोल P1, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस और थीटा एंगल वाले पोजीशन पर यहां पे एक शॉर्ट डाइपोल है P2। द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है कि P1 और P2 का ये जो पूरा ग्रुप बन रहा है, दो डाइपोल का जो ग्रुप है, इस ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यानी क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड फोर्स बिटवीन द डाइपोल्स। इन दोनों डाइपोल्स के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करें, इस P1 के कारण, P1 को सोर्स चार्ज मान लीजिए, सोर्स चार्ज या सोर्स ग्रुप ऑफ चार्ज, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कौन, P2। तो P1 के कारण यहां पर P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरीके की होगी, जिसके दो डायरेक्शन होंगे। एक होगा ये डायरेक्शन जिसको हम लोग E1 बोलेंगे, और एक होगा ये डायरेक्शन हम लोग जिसको बोलेंगे E2। ठीक है, E1 की जो वैल्यू होगी, E1 की वैल्यू, E1 विल बी इक्वल टू 2k P1 cos थीटा बाई आर क्यूब, और E2 जो होगा दैट इज k P1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देखना है कि E1 के कारण P2 के पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगा, बट E2 के कारण P2 के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो 90 डिग्री पर प्लेस्ड है, E2 से 90 डिग्री पर प्लेस्ड है। तो P2 के पास पोटेंशियल एनर्जी विल बी ओनली ड्यू टू द E1। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ जो डाइपोल रखा हुआ है P2 इंटू E1, that implies U will be equals to minus of P2 E1। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। E1 की जब वैल्यू पुट करोगे यहां पे तो आएगा माइनस ऑफ 2k P1 P2 cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का मोबाइल गिर गया था, चलिए कोई बात नहीं, देखा जाए। तो बच्चों ये हो गया U की वैल्यू माइनस 2k P1 P2 cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। नाउ अब इनके बीच, दोनों डाइपोल्स के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स फाइंड आउट करने का एक तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। U इज द फंक्शन ऑफ R, और U जब R का फंक्शन होता है तो माइनस du बाई डी आर को फोर्स कहते हैं। पढ़े आप लोग वर्क एनर्जी पावर में, माइनस du बाई डी आर। तो du बाई डी आर निकालिए, du बाई डी आर करेंगे जब आप यहाँ पर, सो दिस इज माइनस 2k P1 P2 cos थीटा की वैल्यू तो है ही है, इनटू r पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो r पावर माइनस 3, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई r पावर 4। ठीक, सो द du बाई डी आर की वैल्यू आ गई, du बाई डी आर इक्वल्स टू कितना आ गया, du बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस
ये एक माइनस इधर भेज दीजिए, माइनस डी बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 टू 6 के P1 P2 cos थीटा डिवाइडेड बाई R पावर 4। नाउ बच्चों आगे क्या है यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। अब इस टर्म को हम लोग बोलेंगे फोर्स। ये है फोर्स बिटवीन द डाइपोल P1 एंड डाइपोल P2। सो द फोर्स F इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6k P1 P2 cos थीटा डिवाइडेड बाई R पावर 4। ये हो गया दोनों डाइपोल्स के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू। बच्चों एक बात ध्यान दो, सबसे पहले जब दो चार्ज लेते थे हम लोग Q1 और Q2 बीच की डिस्टेंस R, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता था। ध्यान दो ये दो पोल्स थे डाइपोल, तो डाइपोल है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इज 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, R पावर 2 आता था डाइपोल में, R पावर 2। अब यहाँ दो डाइपोल है, दो डाइपोल मतलब क्या, 4 क्वाड्रुपोल, 4 चार्ज का कॉम्बिनेशन हो गया है ना, सॉरी सिंगल क्वाड्रुपोल, तो क्वाड्रुपोल बोला जाएगा, दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन मतलब क्वाड्रुपोल। अब क्वाड्रुपोल के बीच का इंटरेक्शन देखो जो आ रहा है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r पावर 4 आ रहा है, देख रहे हो। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि दोनों डाइपोल्स के बीच में इंटरैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक। डायरेक्शन इस तरीके से है, अगर डायरेक्शन ऐसे भी कर दिया जाए तब भी अट्रैक्शन होगा, उल्टा करेंगे तो रिपल्सन होगा। क्लियर हो रहा है। चलिए ये हमने ये भी फाइंड आउट कर दिया। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए, जैसे अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि एक डाइपोल ये है P1 और एक डाइपोल ये है P2, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R है और इनके बीच फोर्स फाइंड आउट करो, तो F की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 6k P1 P2 डिवाइडेड बाई R पावर 4। क्यों भाई, क्योंकि P2 जो है थीटा एंगल बना रहा था पहले एक्स एक्सिस से, अब 0 डिग्री हो गया तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे cos 0 है, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 पुट करेंगे, F इक्वल टू बन जाएगा इतना। समझ में आ रहा है। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन को, अट्रैक्शन। क्लियर है। चलो बच्चों ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए आपको इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों अब लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने जितने भी कॉन्सेप्ट बताया आपको, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। आप HC वर्मा से सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनके, क्योंकि सीक्वेंस में बहुत अच्छे ढंग से दिए हुए हैं। उसके बाद आप DC पांडे या कोई भी दूसरी बुक या असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करिए, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा असाइनमेंट है जिसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट। ओके, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे फिर।